अगले 24 घंटे इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी भी चंद्रयान धरती से नजदीक है, धरती के इर्द गिर्द वो चक्कर काट रहा है। और अगर मैं आपको कक्षा बताऊं, इस समय जो चंद्रयान की दूरी है, क्योंकि श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 2:35 का वो वक्त था जब वो छोड़ा गया, और उसके बाद जब भी इसके अंदर इंजन थ्रस्ट फायर किए गए, या कहा जाए कि इसकी कक्षा को, इसकी रेंज बढ़ाई गई, तो हमेशा 2 से 3 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद 20 तारीख को जो चौथी बार इंजन फायरिंग की गई, उसके बाद इसका जो दायरा है वो बढ़कर 31,751 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर, यानी ये इसकी मौजूदा कक्षा है। और इसके बाद इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा जब 25 जुलाई को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में चंद सेकंड के लिए इसके इंजन्स फायर किए जाएंगे, यानी इसके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा है उसके इंजन्स को फायर किया जाएगा, और एक बार फिर इसकी एपोजी और पेरिजी बढ़ाई जाएगी। एपोजी और पेरिजी यानी वो हिस्सा जो कि इसकी कक्षा का, धरती के इर्द गिर्द जब ये चक्कर लगा रहा है तो धरती के सबसे नजदीक का हिस्सा और सबसे दूर का हिस्सा, ये एपोजी और पेरिजी होती है। और जो सबसे पास का हिस्सा है उसे पेरिजी कहा जाता है, और जो दूर का हिस्सा है उसे एपोजी कहा जाता है। और इस एलिप्टिकल यानी एक अंडाकार कक्षा के अंदर ये धरती का चक्कर लगा रहा है, और जो इसकी अधिकतम दूरी है वो, जैसा मैंने आपसे कहा, 71,351 किलोमीटर, और जो सबसे नजदीकी दूरी है, यानी सबसे कम जो दूरी इसकी धरती से है, वो इस समय 233 किलोमीटर की है। और उसके बाद इस ट्रेजेक्टरी से अगली बार जब इंजन फायर होगा तो इसका दायरा और बढ़ जाएगा, और करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास जब इसका दायरा होगा तो वहां से ये चंद्रमा का सफर आगे का शुरू करेगा। और उसके बाद इसे लूनर जो ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचना है, यानी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना है। आप अच्छे से जानते हैं कि ये स्लिंग टेक्निक जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है, भारत के पास शायद उतना ताकतवर इंजन नहीं जिससे कि इसके सहारे को चंद्रयान 3 को सीधे सीधे चंद्रमा पे पहुंचाया जा सके। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने ये तय किया कि स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जैसे आप गुलेल चलाते हैं, या जिस तरीके से आप जो है कभी आपने अगर रस्सी के अंदर या मांझे के अंदर पत्थर बांधकर और इस तरीके से फेंका हो उसको, तो इससे मोमेंटम बढ़ाया जाता है किसी भी चीज का। और लगभग उसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल, या जैसे सर्कस में आपने देखा हो कि जैसे जो जिम्नास्ट होते हैं वो इस तरीके से झूला लेते हैं, और झूला लेके इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि वहां से दूसरा जो जिम्नास्ट है वो उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। इसी तरीके की स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, यानी धरती की कक्षा में ये चक्कर लगाते लगाते उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से इसका छलांग लगाकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके बाद ही आगे का सफर जो है चंद्रयान 3 का आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बैंगलोर के अंदर जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर और कमांड सेंटर है वो लगातार निगरानी तो रख रहा है, लेकिन इसरो का सारा काम इस समय चंद्रयान नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको और बता दें कि चंद्रयान के साथ साथ इसरो के कई प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, और एक सैटेलाइट लॉन्च भी 30 जुलाई को उसी श्रीहरिकोटा के जो स्पेस सेंटर है वहां से होना है जहां से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था। और ये सिंगापुर का जो सैटेलाइट है जिसका नाम है DSSAR, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट है, यानी सिंगापुर का सैटेलाइट भारत छोड़ेगा। और भारत का जो PSLV C-56 रॉकेट है ये 30 जुलाई को यहां से छोड़ा जाएगा, यानी भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये भूमध्य रेखा के करीब जो नियर इक्वेटोरियल लाइन है वहां पर, नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर 5 डिग्री के जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वहां पर इसे उस कक्षा के अंदर स्थापित किया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 के पर ध्यान रखने, उसका कमांड एंड कंट्रोल के साथ साथ इसरो की जो दूसरी परियोजना है वो भी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण परियोजना का अपडेट आपको और दे दे, और वो है गगनयान परियोजना। गगनयान परियोजना यानी वो परियोजना जिसमें चंद्रयान के बाद भारत अपना गगनयान भेजेगा, और गगनयान